लेकिन सबसे पहले खबर इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की, क्योंकि यह खबर सिर्फ एक पति, एक बेटे, एक दोस्त की हत्या की नहीं है। यह खबर समाज को झकझोर देने वाले सच की है। सबको लगता है कि क्या शादी के लिए खुद हां करने वाली सोनम 1 महीने में अपने प्रेमी के लिए पति का कत्ल करा देगी। इस खबर से पहले आज की तस्वीरें दिखाते हैं। इंदौर में जिस सोनम की तलाश में परसों यानी 8 जून तक पोस्टर चिंता के भाव के साथ लगाए गए थे, वहीं अब राजा के परिजन, दोस्त सोनम के पोस्टर को फाड़कर जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कालिख पोत रहे हैं, क्योंकि सोनम ने आरोपों के अनुसार केवल राजा नहीं बल्कि बहुतों के विश्वास का कत्ल किया। जहां दावा है कि सब कुछ सोनम के दिमाग की साजिश से हुआ। मेघालय पुलिस के सूत्र कहते हैं कि सब कुछ सोनम ने रचा है। हनीमून कहां जाना है, शिलांग का टिकट कब का कटाना है, हत्या की जगह कौन सी होगी, हत्यारे कौन से होंगे, हत्यारों को कितना पैसा दिया जाएगा, हत्या के लिए हथियार कौन सा होगा, हत्यारों के रुकने की जगह कहां होगी, प्रेमी राज हत्या के वक्त कहां रहेगा, हत्या के बाद कौन कैसे कहां भागेगा, हत्या के बाद कब सामने आना है, राज को मारकर क्या कहानी सुनाना है। ये सब प्लानिंग से काम हुआ है, ये सब प्लानिंग से काम हुआ है। प्लान तो एकदम सेट करके सोनम चली। पुलिस कहती है 23 मई को जब सोनम और राजा शिलांग में झरने की तरफ बढ़े तो उनके पीछे पुलिस के मुताबिक वो 3 हत्यारे भी थे, जिन्हें पुलिस का दावा है सोनम जानती थी। और फिर वो 3 हत्यारे आरोप है राजा पर हमला करते हैं। पुलिस सूत्र कहते हैं सोनम वहीं मौजूद होती है, कहती है हिट करो, और फिर राजा को मारकर खाई में धकेल दिया गया। लेकिन जितने टुकड़े में सोनम अपनी साजिश की पिक्चर दिखाकर बचना चाहती रही, मेघालय पुलिस ने उन सारे टुकड़ों को जोड़कर सच की नई तस्वीर बनाई। ऑपरेशन हनीमून के तहत सोनम की साजिश की पहेली का राज खुल गया। It's not one particular lead, but many leads are there. Once we pieced together sub leads को हम लोग piece किया था, then we got the whole picture. Then after that we could take the decision of what steps to be taken. शिलांग पुलिस ही अब सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा, पैसे लेकर हत्या करने के आरोपी आकाश, आनंद, विशाल, सबको एक साथ बैठाकर हर पहेली को सुलझाने जा रही है, जिसकी कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू हुई। राजा से शादी के बाद के फंक्शन में पति के साथ डांस करती सोनम को देखकर किसी ने नहीं सोचा कि सोनम एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है, साजिश अपने ही पति को हनीमून पर ले जाकर मारने की। लेकिन इसका प्लान कैसे बना? सोनम की साजिश की पहली पहेली सुलझती है। राजा को मारने का प्लान शादी के 4 दिन बाद ही बनने लगा। 11 मई को शादी के बाद चौथे ही दिन सोनम रघुवंशी अपने मायके यानी माता पिता के घर पहुंच जाती है। मेघालय पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इसी घर में आकर सोनम राज कुशवाहा से फोन पर बात करते हुए पति राजा रघुवंशी को मारने की साजिश रचती है, और इसके लिए राज कुशवाहा के ही 3 दोस्तों को पैसे का लालच देकर इस साजिश में शामिल कर लेती है। ये यहीं का, इंदौर का ही रहने वाला है और ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये राज के ये तीनों फ्रेंड हैं और ये तीनों लगातार, और एक जिसमें कि राज जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है और दूसरा जो विशाल है वो ये इनके यहीं काम करता था, जो हाँ ये उनके यहाँ काम करता है, जो विशाल चौहान है। विशाल चौहान एक्चुअली विशाल चौहान का बीकॉम की स्टडी कर रहा है, आरबी महेश्वरी जो कॉलेज है उसमें सेकेंड ईयर का छात्र है। इसके अलावा जो तीसरा आकाश है वो बेरोजगार है, और चौथा जो आनंद है जिसको लेकर आए वो भी स्टडी कर रहा है, लगभग फर्स्ट ईयर में है। तो कुल मिलाकर इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जिस राजा ने 11 मई को सिंदूर लगाया, वही सिंदूर मिटाने का खूनी प्लान दावा है 15 मई तक बनाकर सोनम ने साजिश का दूसरा सिरा सेट किया। सोनम की साजिश की दूसरी पहेली सुलझ गई है। हत्या की जगह शिलांग तय की, हवाई टिकट सोनम ने कराया। सोनम ने प्लानिंग की थी वहाँ जाने की, राजा ने कोई प्लानिंग नहीं करी थी, राजा को अचानक बताया गया था। ये राजा और सोनम उज्जैन शादी में गए थे, शादी में भी नहीं बताया गया था। उस शादी के बाद वो जैसे घर आई वैसे ही उसने एकदम प्लानिंग कर दी। क्यों, क्या बोलकर प्लानिंग की अचानक से जाने की? ये सरप्राइज है, मतलब मैंने टिकट करा ली, आपने नहीं कराई, आप तो जाओगे नहीं अभी घूमने के लिए, तो मेरे को जाना है, तो उसने करा ली।
तो फिर राजा ने मेरे से बोला कि मम्मी उसने डायरेक्ट टिकट करा ली हैगी। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, तो बोले अभी मेरे को पता नहीं है, मतलब पूरा पता चलेगा तब बताऊंगा। जब उसको मालूम पड़ा तब राजा ने मेरे से बोला कि मम्मी हम वहाँ जा रहे हैं घूमने। लौटने की टिकट नहीं कराई, क्योंकि जाने की टिकट कराई ना तो राजा ने मेरे को बता दिया मम्मी वो सोनम ने टिकट करा लिया मेरी, और मेरे को परसों के रोज निकलना है। तो मैंने कहा बेटा इतने जल्दी, तो बोले अब तो उसने टिकट करा ली, बोले कि तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कि कितने दिन में आओगे, तो बोले 7 दिन में। 20 मई को सोनम और राजा हवाई जहाज से गुवाहाटी निकले, 21 मई को गुवाहाटी पहुंचे, 22 मई को दोनों शिलांग पहुंचे। और तब सोनम की साजिश की तीसरी पहेली सुलझती है। हत्यारे कैसे पहुंचेंगे, कहां रुकेंगे, सब सोनम तय कर चुकी थी। हत्या के आरोपी विशाल, आनंद और आकाश तीनों ट्रेन से गुवाहाटी आए। सोनम ने ही दावा है कि ये तय किया कि पास के होटल में इंदौर से आए राजा की हत्या करने के लिए लाए गए आकाश, विशाल और आनंद रुकेंगे। एक एक करके कड़ियां जोड़ी गईं। जो तीनों आरोपी हैं वो पहुंचते हैं मेघालय, और उसके बाद हत्याकांड के बाद सोनम की मुलाकात उन तीनों आरोपियों से होती है। उसका सीसीटीवी एविडेंस भी मेघालय पुलिस के पास है। जो हथियार, जिस हथियार से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो कातिलों ने गुवाहाटी के एक होटल के बाहर से खरीदा था। उसके अलावा ये हत्याकांड शादी जब हुई थी सोनम राजा रघुवंशी, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद इस हत्याकांड की प्लानिंग की गई। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए राजा रघुवंशी को यहाँ पर लाया गया था हनीमून का प्लान बनाकर। क्या जो मर्डर हुआ था राजा रघुवंशी का, उसके बाद कभी सोनम जो तीनों अक्यूज्ड हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी कभी? यहाँ नहीं, they met in Nongriat. From Nongriat, जहाँ होम स्टे है, from there they walked up. So it was seen by one of the guides also. अखबार में निकला है. So it was seen by 3 people. We start filing the 3 people and all that. So they met right from Nongriat only. सोनम ने एक एक प्लान सेट किया था। यहाँ तक कि सोनम हत्यारों को लेकर आई, लेकिन राज को लेकर शिलांग नहीं गई। क्यों, आपको हम आगे बताएंगे। तो सोनम ने 7 दिन का प्लान बनाया था। 20 मई से 27 मई के इसी प्लान में सब कुछ तय था, हत्या से लेकर फरार होने तक। लेकिन एक फोटो जो हत्या के बाद सोनम ने राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की, उसने शक की सुई को उसकी तरफ घुमाया। एक फोन कॉल जो बातचीत राजा की हत्या से पहले सोनम और उसकी सास के बीच हुई, उससे शक गहरा हुआ। एक व्रत जिसको लेकर राजा की हत्या के दिन सोनम ने झूठ बोला, उसने पुलिस को सुराग दिया। एक रेनकोट जो सोनम ने हत्यारे आनंद को पहनने को दिया था, उसने झूठ की बारिश की पोल खोली। एक कपड़ा जो हत्यारे आनंद ने शिलोंग में भी पहना और इंदौर में भी पहने मिला, उसने साजिश की परतें खोली। एक स्कूटी जिसे शिलोंग में राजा की हत्या के बाद लावारिस छोड़ दिया गया, उसने पुलिस की जांच को रफ्तार दी। इन सब का सिरा जोड़कर शिलोंग की पुलिस सोनम की शातिर साजिश को पकड़ पाई। बेटे राजा की तस्वीर के पास बैठी मां 9 जून से पहले तक ये सोचती रही कि काश इनकी बहू सोनम जिंदा मिले तो बेटे के साथ क्या हुआ पता चल जाएगा। हम बस यही चाहते थे कि सोनम जिंदा मिले, सोनम जिंदा मिले। सोनम से ही सारी जांच होगी, सोनम से ही पता चलेगा कि राजा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो ही साथ में थी ना उसके स्टार्टिंग से। यहाँ इंदौर से गई जब से आखिरी दिन तक भी जो बात हुई थी, जब भी सोनम उसके साथ थी, तो सोनम को सारी कहानी पता होगा ना कि राजा के साथ क्या हुआ, किसने करा। सास ने सपने में नहीं सोचा कि बहू ही बेटे के कत्ल की मास्टरमाइंड बताई जाने लगेगी, जिसकी साजिश की चौथी पहेली भी सुलझ गई है। राज को शिलांग नहीं बल्कि हत्या के वक्त इंदौर ही रहने का प्लान भी सोनम ने रचा। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सोनम के पिता को ढांढस बंधाता हुआ इंदौर में राज कुशवाहा दिखता है। ये उस दिन का वीडियो बताया जाता है जब राजा के शव मिलने की खबर आई। वही राज जिससे प्रेम संबंध में दावा है कि पति राजा की हत्या सोनम ने शिलांग में करा दी, और दावा है कि राज को इंदौर में रहने देने के पीछे सोनम का प्लान ये था कि शक कोई राज पर ना करे। राज कुशवाहा जरूर यही था, कुछ वीडियो फुटेज में भी दिख रहा है। और राज अंतिम संस्कार के समय का जो वीडियो फुटेज जारी हुआ है सोशल मीडिया पर भी, तो ये बात सही है कि राज कुशवाहा यही था।
दावा है कि सोनम राजा को रास्ते से हटाकर दो मकसद हासिल करना चाहती थी। राजा के परिवार के मुताबिक मंगली होने की वजह से राजा को मारकर फिर उस राज से शादी करना जो मंगली नहीं है, यानी राजा खत्म तो मंगल ग्रह का दोष खत्म, ऐसा सोनम सोचती रही। दूसरा मकसद सोनम का ये बताया जाता है कि राजा के मरने के बाद विधवा सोनम से शादी राज करने को तैयार होगा तो सोनम के पिता मना नहीं कर पाएंगे। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक राज कुशवाहा ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो और सोनम एक दूसरे को पिछले 1 साल से जानते थे और इस संबंध को आगे बढ़ाना चाहते थे। दोनों ने इसीलिए शादी के ठीक पहले राजा को रास्ते से हटाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। दोनों का मकसद बिल्कुल साफ था। राजा को रास्ते से हटाकर जहां एक तरफ राज कुशवाहा और सोनम की शादी हो जाती, तो वहीं दूसरी तरफ एक विधवा से शादी करके समाज में राज की इज्जत बढ़ जाती। दावा है कि सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाले राज से बेटी की शादी को पिता तैयार नहीं थे। इसीलिए सोनम की शातिर साजिश ये रही कि राजा की मौत के बाद राज से शादी को पिता इसलिए मान जाएंगे क्योंकि अब सोनम विधवा है। राज का परिवार इंदौर के इस घर में किराए पर रहता है जहां राज कुशवाहा की मां कहती है बेटा निर्दोष है। अम्मा जी, भैया बुखार था उसको, मैं वो सोच रही थी अस्पताल ले गए उसको, मेरे को नहीं पता था कैसा हुआ। आप सोनम को जानते थे? अरे काम करती थी, कितनी बार बोलूं, सबसे पूछो, वो काम करता था वहाँ सोनम के भाई की यहाँ काम करता था। सोनम का फोन आता, सोनम के बाप का फोन आता, सोनम के भाई का फोन आता, जो लड़कियां वहाँ काम करती थी उसका फोन आया। अब एक दूसरे सब बता लूं, मेरी शक्ति नहीं की तब तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही, मेरी जान जा रही। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बस मैं ये जानती हूँ मेरा बच्चा निर्दोष है। के बीच दोस्ती थी क्या सोनम और राज? कोई दोस्ती नहीं थी। काम आपकी लड़की कहीं काम पे जाएगी, आपका भाई कोई काम करेगा तो क्या दोस्ती हो जाएगी? ये बताओ भैया, साथ में काम करेंगे तो बोलेंगे, बात करेंगे, सब बोलते करते हैं। इसका मतलब इतना छोटा 10 साल का लड़का था जब से मेरे काम करने लगा, 10वीं में पढ़ रहा था। तो सोनम अच्छा, ये पुलिस कह रही है कि उसने मर्डर किया है। झूठ बोल रही भैया, मेरा बच्चा तो मर्डर नहीं कर सकता। कितनी बार बोलूं, कभी ऐसा नहीं कर सकता। अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस तो उसे ले जा रही है अपने साथ? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का निर्दोष साबित कर दे भैया। कभी मेरा बच्चा काम नहीं कर सकता, कभी ऐसा काम नहीं करेगा। वो सबकी मदद कर देता, वो जूता पहन के जाता। अगर दादा बूढ़े सब्जी वाले मिल गए, बोल दिया कि मेरे पास जूता नहीं, तो अपने जूता उतार के चलाता, नंगे पैर घर आ जाता था। मेरा बच्चा ऐसा था भैया, कर सकता कभी नहीं कर सकता। गुहार ये तक कभी नहीं कर सकता मेरा बच्चा। राज इतना मददगार था कि सोनम ने उसे अपने ही पति को प्रेम के चक्कर में मारने की साजिश रच दी, जिसकी साजिश की 5वीं पहेली सुलझी हत्या के दिन व्रत को लेकर झूठ बोलने से। आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो फिर मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। दावा है कि सास बहू के बीच ये बातचीत 23 मई की ही है, जिस दिन शिलांग में राजा की हत्या को सोनम हत्यारों संग निकली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फोन पर सोनम ने अपनी सास से कहा कि वो 23 मई को एकादशी का व्रत है, लेकिन पुलिस ने जब उस स्टे हाउस पर पता किया जहां सोनम और राजा रुके थे, पता चला सोनम ने भरपेट खाना खाया था, जिसके बाद पुलिस का शक शुरू हुआ। जैसा सोनम का सारा जिगर आया ना, तो सबको बहुत दुख हुआ कि सोनम भी ऐसा कर सकती थी अपने बेटे के साथ। अपन ने उसको क्या समझ के लाए थे अपने घर में, किस चीज की कमी थी अपने घर में, और अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसा करवा दिया। राजा और सोनम स्कूटी पर 23 मई को निकले और वही स्कूटी बाद में लावारिस मिली। सोनम ने सोचा कि ये स्कूटी लावारिस छुड़वाकर वो बच जाएगी, लेकिन सोनम की शातिर साजिश की छठी पहेली इसी लावारिस स्कूटी से सुलझ गई, जिसका सच अब आपको आज तक संवाददाता अरविंद ओझा बताने जा रहे हैं। 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। 24 तारीख को ये स्कूटी क्राइम सीन से 10 से 15 किलोमीटर दूर लावारिस हालत में मिलती है। पुलिस इस स्कूटी को कब्जे में लेती है।
ऑनर तक पहुंचती है। ऑनर के पास आईडी कार्ड होता है और फिर उस आईडी कार्ड के जरिए ये पता चलता है कि दरअसल ये स्कूटी सोनम और राजा रघुवंशी ने बुक की थी। अब इस स्कूटी के जरिए जो पूरा रूट है उस पूरे रूट की मैपिंग की गई, जिसके बाद एक के बाद एक खुलासे होते चले गए और अपने पति के कातिल के तौर पर सोनम सामने आ गई। अब आगे की तफ्तीश से खबरदार करें उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। सोनम और बाकी आरोपियों को कल शिलोंग कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले सबका मेडिकल टेस्ट होगा। बड़ी खबर यह है कि कल से एसआईटी की पूछताछ के दौरान शिलोंग पुलिस कॉन्ट्रैक्ट किलर और सोनम को क्राइम सीन पर ले जाकर हत्याकांड को रिक्रिएट कर सकती है। जहां इंदौर से आए आरोपी हत्यारे रुके, वहां भी ले जाकर पूछताछ की जा सकती है। तो हम इस मामले में और जानकारी के लिए आपको सीधे शिलोंग लिए चलते हैं। शिलोंग में हमारे संवाददाता अरविंद ओझा पहुंच चुके हैं। वहां से उनकी रिपोर्ट्स को आपने देखा है, लेकिन अब इसमें सोनम को लेकर किस तरीके के सबूत हैं, क्योंकि एक तरफ सोनम के परिवार वाले हैं, राज के परिवार वाले हैं, ये सब किरदार भी अब इस पूरे मामले में जुड़ रहे हैं, जिनकी तरफ से अपनी तरफ से बातें की जा रही हैं। सोनम को लेकर सबूत किस तरीके के हैं अरविंद? देखिए श्वेता, जो आपने बात कही कि जो परिवार वाले हैं वो बातें कर रहे हैं, दरअसल ये जो बातें कर रहे हैं इसके पीछे सोनम और उसके प्रेमी का शातिर दिमाग है, तभी ये बातें हो रही हैं। अचानक से गाजीपुर में उसका सामने आ जाना शिलोंग के बाद ये सारे सवाल खड़े कर रहा था और यही उलझाने की कोशिश की जा रही थी सोनम की तरफ से, लेकिन पूरा खुलासा मेघालय पुलिस ने कर दिया है। दरअसल हत्याकांड के बाद क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर पर सोनम और तीनों आरोपी जिन्होंने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, वो तीनों सीसीटीवी में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहां से सोनम इंदौर गई, इंदौर में अपने प्रेमी से मुलाकात की, उसने किराए पर कमरा लिया और वहां पर ठहरवाया, वो एविडेंस है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा एविडेंस है, दरअसल जब क्राइम सीन पर तीनों आरोपी पहुंचते हैं तब सोनम कहती है तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर से कि हिट करो राजा रघुवंशी को। उसके बाद जो आरोपी है वो ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। उसके बाद एक आरोपी के कपड़े में राजा रघुवंशी के खून का धब्बा लग जाता है, तो उसके बाद सोनम अपना कपड़ा उतार कर देती है, लेकिन उसमें भी खून का धब्बा लग जाता है, तो वो रेनकोट ठिकाने लगाने की कोशिश की जाती है। वो क्राइम सीन से रिकवर हो गया, उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। तो सोनम को लेकर कई एविडेंस है, कॉल डिटेल है, उसके अलावा भी कई एविडेंस है जिसका खुलासा पुलिस अभी नहीं कर रही है, लेकिन कल जब पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की जाएगी तो जाहिर सी बात है मेघालय पुलिस एक के बाद एक एविडेंस रखेगी। क्योंकि देखिए सोनम और जो राज कुशवाहा है उसने परफेक्ट क्राइम की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ होता नहीं है। बहुत प्रोफेशनल वे में मेघालय पुलिस और आप सही कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस ने बहुत प्रोफेशनली इसको इन्वेस्टिगेट किया है, क्योंकि मेघालय की अपनी कानून व्यवस्था को लेकर लोग सवाल उठाने लगे थे कि एक हनीमून कपल गया, बताइए हस्बैंड को मार दिया, पत्नी पता नहीं किस स्थिति में है। एक और चीज अरविंद, इसमें जो सबको जानने का इस समय सबको जानने की इच्छा है कि ये सारी चीजें हुई, इस सब के बीच सोनम उतने दिन जो गायब रही, उस अपने पति के मर्डर से लेकर आखिर में जब गाजीपुर में निकलकर उसे एक तरह से कहा गया कि सरेंडर किया उसने। वो देखिए एक प्लान का हिस्सा था श्वेता, लेकिन मेरे ख्याल से वो अपने प्लान में ही उलझ करके रह गई। प्लानिंग यही थी कि जो राजा रघुवंशी है वो अचानक से गायब हो जाए, उसकी लाश न मिले, और कुछ दिनों बाद सोनम वो दुनिया के सामने आए ये बताते हुए कि उसे किडनैप कर लिया गया था। लेकिन वो प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। वो कत्ल की वारदात को उसके सामने अंजाम दिया जाता है। वो कातलियों को खुद कहती है कि राजा रघुवंशी यानी अपने पति को, अपने खुद के पति को मारो, उसके बाद आरोपी मारते हैं। उसके बाद वो शिलोंग से गुवाहाटी पहुंचती है, वहां से मल्टीपल जो लोकल ट्रेन है वो इसका इस्तेमाल करते हुए इंदौर पहुंचती है। इंदौर में रुकती है कुछ दिन तक। जो राज कुशवाहा अपना प्रेमी, उससे मुलाकात करती है, किराए के मकान में रखती है। कुछ दिन वहां पर रहने के बाद एक ड्राइवर और एक गाड़ी लेकर ड्राइवर उसे उत्तर प्रदेश छोड़कर आता है। लेकिन जैसे ही सारे आरोपी पकड़े जाते हैं और चूंकि
जो राज कुशवाहा है वो लगातार सोनम के टच में था। तो जैसे ही उसे पुलिस गिरफ्तार करती है, सोनम को ये पता चल जाता है, उसके बाद सोनम के पास कोई चारा नहीं रहता है, वो सामने आती है लेकिन फिर एक नई कहानी लेकर कि उसे किडनैप किया गया था, लेकिन वो कहानी किसी काम की नहीं रहती क्योंकि उसके पहले यकीन मानिए अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि चूंकि अरविंद ओझा इस स्टोरी पर हैं और वो शिलोंग में पहुंचे हैं, तो इस खबर का हर कोण सबसे पहले आपको आज तक पर ही देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अरविंद, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन आप सबको ये भी जानने की इच्छा होगी कि आखिर अगर नहीं शादी करनी थी, नहीं इच्छा थी, वो छोड़ देती, भाग जाती, कुछ भी करती, किसी को मारने की क्या जरूरत है? ऐसे में सोनम का जो पूरा व्यक्तित्व है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सोनम रघुवंशी के दोस्त कहते हैं कि वो बहुत दिमाग वाली थी, तेज दिमाग वाली, बहुत महत्वाकांक्षी भी थी। क्या इसी तेज दिमाग का इस्तेमाल पुलिस के दावों के अनुसार सोनम ने कत्ल की साजिश रचने में किया? 23 मई को तय प्लान के अनुसार सोनम ने 3 आरोपियों से हत्या राजा की करा दी। इसके बाद 23 मई को ही हत्या की जगह से 10 किलोमीटर दूर तीनों आरोपियों से एक जगह सोनम बात करती सीसीटीवी में दिखी। फिर 25 मई को दावा है कि शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से सोनम इंदौर पहुंची। प्लान में तय था कि इंदौर में राज से एक दिन मिलकर इंदौर में ही किराए के कमरे में रुकेगी। फिर साजिश के अनुसार यूपी के ही रहने वाले राज कुशवाहा ने उसे एक ड्राइवर के जरिए गाड़ी से उत्तर प्रदेश भिजवा दिया। 8-9 जून के बीच जब शिलोंग पुलिस ने सीसीटीवी सीडीआर रिकॉर्ड के आधार पर इंदौर और यूपी के ललितपुर से राज कुशवाहा समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए, तब जाकर 9 जून को सोनम गाजीपुर में अचानक ढाबे पर सामने आ गई और आकर फिर से अपनी पुरानी स्क्रिप्ट के अनुसार राजा से लूटपाट, हमला और खुद की बेहोशी की कहानी सुनाने लगी। लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भेद खोल दिया। क्यों किया ऐसा? सोनम तो अभी कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उसकी साजिश से बिखरे सुराग खूब बोल रहे हैं। सोनम की शातिर साजिश की 7वीं पहेली एक फोटो से खुल गई। राजा का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिस पर हत्या के बाद दावा है कि सोनम ने खुद पोस्ट किया, लिखा 7 जन्मों का साथ। और कुछ इस तरह एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सोनम पुलिस के शक के शिकंजे में आ गई। कोई हनीमून कपल कहीं टूर पे जाता है तो अगर किसी टूरिस्ट प्लेस में जाता है तो पिक्चर क्लिक करवाता है और तुरंत उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। हनीमून के बावजूद भी सोनम ने अपने सोशल मीडिया पर कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं की थी। इस वजह से पहला शक सोनम पर मेघालय पुलिस का गया। उसके अलावा एक अहम बात और बता दूं, हत्याकांड के बाद सोनम ने राजा रघुवंशी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से एक पोस्ट किया था, वो भी शक के दायरे में आया। तो ऑन रिकॉर्ड एसपी इम्फाल ने आज तक के कैमरे पर यह कहा है कि सोनम के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है कि वो इस हत्याकांड में शामिल है। इंसिडेंट के बाद मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंच गई? From what we know is that first she went to Indore and from Indore she stayed in one place. तो वहाँ से we are trying to find out when she left for UP and how she reached Gazipur. That we'll come to know once the team arrives here. और अब खबर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में भारत की आतंक के खिलाफ नीति स्पष्ट करने को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त खास डिनर हो रहा है। एनडीए और 15 विपक्षी दलों के 51 सांसदों, पूर्व सांसदों वाले कुल 60 डेलीगेशंस के सदस्य पीएम के साथ इस समय मौजूद हैं। डिनर वहां पर चल रहा है। सभी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य 33 देशों की यात्रा के बाद वापस भारत लौट चुके हैं। आखिरी डेलीगेशन शशि थरूर के नेतृत्व वाला था, जो अमेरिका से लौटा। इन सभी 51 सांसदों और 8 पूर्व राजनयिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया। डेलीगेशन के ये नेता पीएम मोदी को दुनिया भर में मिले अपने तजुर्बे बता रहे हैं, जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में बता रहे हैं इस समय। देखिए, बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल में। इस ट्रिप में जो सरकार चाहती थी कि हम भारत का एक संदेश दे दें इन देशों में कि पहली बात यह है कि हमारे ऐक्य, कि हम एक हैं। सारे राजनीतिक पार्टियों के, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी थे हमारे साथ, और उसके अलावा
कि जो संदेश हमारी तरफ से थे, जो पहलगाम हुआ, इसके लिए हमें किस किस्म का जवाब देना पड़ा, क्यों और किस तरीके से हमने की, कि बहुत रिस्ट्रेन से, बहुत सोच समझ के इस किस्म का रिएक्शन हमने करने के बाद हम लोग दुनिया का अंडरस्टैंडिंग मांगे, कि दुनिया समझ ले कि हमने ये क्यों किया, कैसे किया। और हमने स्पष्ट कहा कि शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे। It was a positive environment where European Union and European countries, solidarity में खड़ी रही. They condemned the terror attack. Also, India's right to respond. तो ये सारी चीजें मैं मानती हूँ कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही थी. और हमने अकाउंटेबिलिटी की भी बात की कि पाकिस्तान को लोन्स मिल जाते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी के लिए आप लोग लोन देते हैं, पर वो लोन टेररिज्म के लिए बढ़ जाते हैं, टेररिज्म ग्रोथ स्टोरी के लिए की तरफ चले जाते हैं, तो उस पर भी उनको ध्यान देना पड़ेगा. सो आई थिंक दे टोटली अंडरस्टूड दैट, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कैसे वायलेंट घटनाएं उनके देशों में भी हो रही हैं बिकॉज ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, जो फिर से जिसके जो रूट्स हैं पाकिस्तान में हैं. तो तस्वीरें हम आपको प्रतिनिधिमंडल के अलग अलग सदस्यों के प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने की भी दिखा रहे हैं. तस्वीरें हम आपको उस डिनर की भी दिखा रहे हैं. दरअसल जब से ये सभी प्रतिनिधिमंडल लौटे हैं, पहले विदेश मंत्रालय के जरिए भी विदेश मंत्री के साथ भी बातचीत हुई है, लेकिन आज का समय तय था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी. अलग अलग पार्टियों के ये तमाम सांसद जो भारत की बात सुनाने के लिए, भारत का रुख रखने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों की ओर गए थे, वहां पर पुरजोर भारत की पूरी बात इनकी तरफ से रखी गई है. जहां पर भी कोई भी संशय रहा हो कि भारत ने इस तरह का एक्शन क्यों लिया, क्योंकि पाकिस्तान भी अपनी तरफ से एक झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था. अब आपको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें तमाम नेताओं के साथ उस प्रतिनिधिमंडल के जो हिस्से बनकर विदेशी धरती पर गए थे उन सब के साथ आपको दिखा रहे हैं, चाहे आनंद शर्मा के साथ हो, शशि थरूर के साथ हो. ये सारी तस्वीरें यानी केवल एनडीए के सांसद नहीं बल्कि अलग अलग पार्टियों के जो सदस्य हैं उन सब के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें ये आपके सामने. तो अलग अलग दल के नेता, लेकिन दिल हिंदुस्तान का. और पाकिस्तान भले ही कूटनीति के मोर्चे पर हार गया हो, पाकिस्तान की सेना को भले ही 4 दिन में तारे दिख गए हो, लेकिन अपनी जनता से पाकिस्तान के जनरल कभी नहीं हारते. इस बार भी ऐसा ही हुआ. पाकिस्तान में थोड़ी देर पहले आम बजट पेश किया गया और परंपरा के अनुसार इस बजट का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सेना लेकर चली गई. पाकिस्तान ने अपनी सेना के रक्षा बजट में 20% का इजाफा किया है. पाकिस्तान अपने रक्षा बजट पर 2550 अरब रुपए खर्च करेगा. पाकिस्तान में बजट पेश करने से पहले विपक्षी दल के नेताओं ने विरोध किया. इसे जाली सरकार का जाली बजट बताया. इसके विरोध में बजट की कॉपियां फाड़ी और नारेबाजी की. जाली बजट ना मंजूर, जाली बजट ना मंजूर, जाली बजट बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, जाली बजट ना मंजूर, जाली बजट ना मंजूर, जाली बजट बागी ना. पाकिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता. वो कैसे, हम आपको खबरदार के आंकड़ों के ब्लैक बॉक्स के जरिए दिखाते हैं. यूं तो भारत और पाकिस्तान के बीच तुलना ही बेमानी है, लेकिन आप अपने पड़ोसी चुन नहीं सकते हैं, कहा जाता है ना. तो इसीलिए पाकिस्तान को हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि अगल बगल के 2 देश, वहां पर जो आम जनता है उसको किस चीज का सामना करना पड़ रहा है. तो ऐसे में अगर हम भारत और साथ में पाकिस्तान, कुछ ऐसे आंकड़े आपको दिखाते हैं जो यहां के आम लोगों का जीवन कैसा है, कैसा चल रहा है और इसमें उन देशों की नीतियां किस हद तक काम करती हैं, वो बताएं तो आप समझ सकेंगे इसे बेहतर. अब यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का एक एक्सट्रीम पॉवर्टी का आंकड़ा होता है. एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अत्याधिक गरीबी. और कितने रुपए या जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से कितने डॉलर प्रतिदिन एक व्यक्ति खर्च करने का सामर्थ्य रखता है, उसके आधार पर इसे तय किया जाता है.
तो हम 10 साल के दायरे में आपको भारत का आंकड़ा दिखाते हैं। 2012 को अगर हम ले लें, 2012 में यह आंकड़ा रहा 27.1%। और उसके बाद 2022 में क्या हो जाता है? 2022 में यह घटकर, यह सीधा बहुत बड़ा आपको यहां पर फॉल दिखेगा, 5.3% यह हो जाता है। और पाकिस्तान में 2017 से हम लेते हैं इसका आंकड़ा, 2017 में जहां पर 4.9%, और उसके बाद 2021 का आंकड़ा ले लेते हैं यहां, 2021 में यह आंकड़ा हो जाता है 16.5%, 16.5%। अब भारत में क्या देखा गया? भारत में देखा गया कि लगभग 269 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। और एक तरीके से उसे समझ लीजिए तो भारत में पाकिस्तान की जो कुल आबादी है उसे एक दशक से कुछ ज्यादा में, लगभग 11 सालों में एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद जो उसे कर्ज मिलता है विदेशों से, उसका इस्तेमाल अपनी डिफेंस बजट में इजाफा करके करता है। और वो हथियार, कोई भी देश चाहेगा कि उसकी रक्षा प्रणालियां बेहतर रहें, लेकिन पाकिस्तान केवल अपनी सेना के लिए हथियार नहीं बल्कि अपने आतंकियों को भी मदद पहुंचाने के लिए उस डिफेंस बजट में ही उसे समझ लीजिए। भारत हालांकि इसका उपयोग अलग तरीके से करता है, अपने आप को समर्थ बनाने के लिए करता है। इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान जीते, लेकिन सेना से अदावत ने उन्हें जेल पहुंचा दिया। आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ और फिर फेल्ड फील्ड मार्शल बन गए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान में सेना ही माई बाप है। पाकिस्तान में बजट हर साल पेश होता है और हर बार जनता की जेब से पैसा निकालकर सेना के जनरलों की जेब में भर दिया जाता है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के लोग गरीब और कमजोर हो रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सेना जनता की मलाई खाकर ऐश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भले ही पाकिस्तान की प्रतिष्ठा खत्म हो गई हो, लेकिन इसने पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर का काम आसान कर दिया। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान के आम आदमी का पेट काटकर सेना को ताकतवर बनाया जा रहा है। यानी जो पाकिस्तान IMF के लोन पर अपना पेट भर रहा है, वो जनता के मुंह से निवाला छीनकर सेना के लिए हथियार खरीदेगा। इस बार भी पाकिस्तान का मकसद रहने वाला है कर्ज लो और हथियार खरीदो। पाकिस्तानी सेना पर पैसे की बारिश तब हो रही जब वो 4 दिन में ही हार गई। उसके निहत्थे होने की तस्वीरें और सबूत सारी दुनिया देख चुकी है, लेकिन भारत का डर दिखाकर पाकिस्तान की सेना की मौज रुकने का नाम नहीं ले रही, जबकि दोस्तों तक ने कर्ज देने से मना कर दिया है। इतनी खराब हालत होने के बावजूद पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा और वो लगातार भारत से दुश्मनी में बर्बाद होता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के लोग देख चुके हैं कि अपनी सेना पर पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद वो भारत से 4 दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड के संबंधित वेबसाइट इंडो पैसिफिक फोरम ने युद्ध के खत्म होने के बाद करीब 1 महीने तक विश्लेषण करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें दुनिया के कई थिंक टैंक, सैटेलाइट तस्वीर और एक्सपर्ट से बात की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी 20% बुनियादी ढांचे को खो दिया है। इसके अलावा रिपोर्ट में खास तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान ने जिन चीनी हथियारों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था वो नाकाम साबित हुए हैं। पाकिस्तान ने भले ही बड़े बड़े दावे किए हों, लेकिन हकीकत ये कि वो भारत को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे। पाकिस्तान की सेना ने भले अपना भारी नुकसान करवाया, लेकिन देश के अंदर यही उसकी जीत है कि डिफेंस बजट बढ़ेगा और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी मोटी कमाई करेंगे। तो आसिम मुनीर की तरफ से भारत के साथ युद्ध जैसी स्थिति का हवाला देकर अपनी बात मनवा ली गई है। ऐसा पहले भी होता रहा है। साल 2024-25 में पाकिस्तान का रक्षा बजट
2122 अरब रुपए था, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 15% ज्यादा था। इस साल के पाकिस्तान के बजट में 20% इजाफे का मतलब है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान के रक्षा खर्च में करीब 35% की वृद्धि हुई है। मतलब आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया वाले पाकिस्तान में हमेशा की तरह कुछ नहीं बदलेगा। भारत का सालाना रक्षा बजट करीब 86 अरब डॉलर के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च है, जो पाकिस्तान के खर्च का करीब 9 गुना है। ऐसे में भारत से मुकाबला करने की रेस में वो और ही बर्बाद होता चला जाएगा। पाकिस्तान का तर्क ये रहा कि भारत से उसकी सुरक्षा को खतरा है, लेकिन सवाल ये कि अगर वो सैन्य क्षमता बढ़ाने में खर्च करेगा तो देश की जनता को क्या खिलाएगा। पाकिस्तान अगर रक्षा खर्च में इजाफा भी करता है तो फिर भी उसका रक्षा खर्च भारत के मुकाबले कुछ भी नहीं होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार अगर पाकिस्तान की जनता को यह बात कहते हैं ना, तो उसके पीछे यही कारण है। जनता की बेहतरी के लिए एक सरकार को सोचना चाहिए, न कि केवल खून खराबे के बारे में। विदेश मंत्री जयशंकर इस वक्त यूरोप के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर भारत घर में घुसकर मारेगा, आतंकवादी जहां होंगे वहां मारेगा। जयशंकर ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के सवाल पर कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष है। I'd like you to understand, this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it. और अब अमेरिका का रुख करते हैं। अमेरिका में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि वो वहां के कुछ राज्यों में प्रतिबंधित हैं। इसमें एक नाम हिटलर का भी है। अमेरिका खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताता रहा है, लेकिन दूसरों को लोकतंत्र पर उपदेश देने वाले अमेरिका में दुनिया लोकतंत्र की ऐसी की तैसी होती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं। लॉस एंजलिस में हिंसा के मामले में अब ट्रंप विपक्षी दल की सरकार के गवर्नर की गिरफ्तारी चाहते हैं। क्या ट्रंप की नीतियों के खिलाफ चल रहे अमेरिका में गृह युद्ध होने जा रहा है? क्या ट्रंप के विरोध की आग अमेरिका को अंदर से अब और कमजोर कर देगी? क्या अमेरिका ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच जंग का मैदान बन चुका है, जिसमें लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं? ये वीडियो देखिए, जिसमें लॉस एंजलिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की जाती है। सवाल है कि क्या ट्रंप और उनके समर्थक विरोध की हर आवाज को दबा देने का मन बना चुके हैं? क्या लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर उपदेश देने वाले अमेरिका में प्रदर्शन करने का हक छीन लिया गया है? ट्रंप की नीतियों का विरोध पुलिस और सेना को भारी पड़ रहा है। लॉस एंजलिस में पुलिस की गाड़ियों को प्रदर्शनकारी देखकर ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ये देखिए, जैसे ही पुलिस की गाड़ी गुजरती है, विरोध करने वालों ने ऊपर से ईंट फेंक दी। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों के गुस्से का निशाना पुलिस की गाड़ियां बन रही हैं। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच इस वक्त लॉस एंजलिस के आम लोग पिस रहे हैं। ये वीडियो देखिए, जिसमें एक महिला की गाड़ी को प्रदर्शनकारी जबरदस्ती रोकते हैं। महिला गाड़ी में बच्चों का हवाला देती है, लेकिन यहाँ प्रदर्शनकारी एक भी नहीं सुनते। इस तरह लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। पुलिस फ्लैश बैंग्स और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करती है, तो भीड़ में से कुछ लोग पुलिस पर हमला शुरू कर देते हैं। ट्रंप ने पहले कैलिफोर्निया राज्य की रजामंदी मिले बिना सेना तैनात की, और अब वो वहां के गवर्नर को गिरफ्तार करने की बात कहने लगे। वहीं कैलिफोर्निया राज्य की तरफ से ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें सेना की तैनाती को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इल्जाम लगाया है कि ट्रंप देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में राजा हत्याकांड के आरोपी को थप्पड़ मारा गया है। एयरपोर्ट की घटना है ये, जब एक शख्स ने आरोपी को चांटा मारा। दरअसल तफ्तीश के लिए अलग अलग हिस्सों में ले जाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर आरोपी को थप्पड़ मारने की कोशिश ये की गई है। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चेहरा ढक कर ले जाया जा रहा था, लेकिन लोगों को इस बात की सूचना थी कि ये राजा रघुवंशी हत्याकांड का आरोपी है। और उसी समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साथ में
जो सुरक्षाकर्मी थे वो तेजी से उसे वहां से निकालते हुए दिख रहे हैं।